ये जो पैसा हम लोग यूज़ करते हैं, इस पैसे का जन्म कैसे हुआ और क्या रही इस पैसे की हिस्ट्री, और क्या है आरबीआई, क्या है बैंक, क्या होता है मुद्रा, इन सबको देखने वाले हैं आज हम इस चैप्टर में। क्लास 12th के आई थिंक ये 3rd चैप्टर है, जो कि मुद्रा और बैंकिंग नाम का चैप्टर है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मुद्रा को और बैंकिंग को, जैसे कि नाम ही लिखा हुआ है मुद्रा और बैंकिंग। तो भैया कहानी इस तरह से है कि मुद्रा जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, वो मुद्रा आई कहाँ से, यानी कि जो हम लोग सिक्का है, पैसा है, नोट है, चिल्लर, क्या क्या नाम दिया जाता है, वो आया कहाँ से, इसका इतिहास क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भैया आदिवासी लोग यहाँ पर रहा करते थे। जो इंसान था वो आत्मनिर्भर था, खुद से पैदा हुआ, नंगे घूमा, इधर उधर घूमा। जलवायु के हिसाब से अगर वो अपने आप को झेला पाया तो ठीक, और नहीं झेला पाया तो उसकी मौत हो गई। भूख भूख लगा है, पेड़ से फल उठा के खा लिया। ठंडा लगा तो कोई पत्ता ओढ़ लिया या फिर किसी गुफा में घुस गया। ठीक है, धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ी, जनसंख्या और बढ़ने लगी, तो हम देखते हैं कि ये लोग एक समूह बनाकर रहने लगे। फिर समूह बना के रहने लगे तो कहानी और आगे बढ़ी। फिर लोगों को कुछ सामान की जरूरत पड़ी जो कि किसी दूसरे समूह के पास थी। अब भैया दूसरे समूह के पास थी, इनके पास थी नहीं, तो वो गए मांगने के लिए, तो इन्होंने दे दिया, परंतु उन्होंने कहा कि हमारे पास से कम हो जाएगा, अब हम क्या करें। तो भैया ये कहें कि एक समूह ने कहा कि अच्छा ठीक है, हमें तुमसे चाहिए संतरा। तुम्हारे जो उधर के जो तुम लोग रहते हो जिस एरिया में, वहाँ पर संतरा बड़ा बढ़िया मिलता है, तो हमें संतरा चाहिए, और तुम्हें हम लोग से चाहिए केला। तुम हमें संतरा देना, हम तुम्हें केला दे देंगे। कहानी शुरू हो गई मुद्रा की। भैया पहले शुरू होता है हम लोग का वस्तु विनिमय प्रणाली। उसके पहले मुद्रा की परिभाषा है, बट मुद्रा की परिभाषा पहले हम लोग पहले देख लेते हैं सीधा, एकदम परिभाषा जानने से पहले इसके प्रकार को, मतलब इसकी कहानी को देख लेते हैं। तो शुरू हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। एक समूह दूसरे को संतरा दे दिया, उसको केला दे दिया, खाने वाला केला है ना, फल, कुछ और मत समझना। तो ये दे दिया, कहानी चलती रही। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होता है, यानी कि अगर हमको संतरा चाहिए तभी हम तुम्हारे पास आएंगे, और तुमको केला चाहिए तभी तो मेरे पास आओगे। हमें संतरा चाहिए और तुम्हें केला नहीं चाहिए, तो हम अगर संतरा लेने तुम्हारे पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें संतरा दे दो, हम तुम्हें अपना केला दे देंगे, तो कहेंगे हमें केले की जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। दिक्कत हो जाता है ना। तो ये सब कहानी थी। फिर अब ये सब जब कहानी खत्म हुई तो सब परेशानियां आई, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई धातु मुद्रा का यूज करते हैं। अब क्या होने लगा कि लंबा लंबा इकुल जो है कि मान लो जैसे ऐसा ऐसा ये सब डंडा बना के, धातु की डंडा बना लेते थे सब, और उसी को काट काट के मुद्रा बन गया कि किसी को देना है तो ऐसे काट के 4 ठे काट के दे दो, वो तो मुद्रा है ना, तो उसके बदले में वो तुमको कुछ दे देगा। तो ये सिस्टम चलने लगा। फिर गोलाकार धातुओं से बनी हुई मुद्रा का यूज होने लगा। कहानी आगे बढ़ी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पता नहीं कौन कौन, तांबा, उनकी धातुओं का यूज होने लगा। उनकी धातुओं से मुद्रा बनाकर यूज किया जाता था। अब जब धातु की बात आई तो धातु भैया घिसने लगी, वो घिस जाता था। और जो डंडा वाला जो हमने सब सिस्टम बताया, ये डंडा वाला भी चलता था। तो ये डंडा वाले में दिक्कत ये होता था कि वो कभी किसी को लंबा काट के दे दिया, किसी को तन्नी से काट के दिया, इसमें भी दिक्कत हो जाता था। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि और दिमाग लगाया लोगों ने, और उन्होंने जारी कर दी पत्र मुद्रा। परंतु पत्र मुद्रा के समय लोग आदिवासी नहीं थे, ठीक है। हम देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर 1860 के दशक में पत्र मुद्रा जो है वो शुरू की जाती है हमारे इस भारत में। पत्र मुद्रा के बारे में एक छोटा सा प्रश्न शायद यूपीएससी में आया था कि इसको और किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसको भैया फिएट मुद्रा भी कहते हैं। फिएट मुद्रा, फियाट मुद्रा नहीं, फिएट मुद्रा। फिएट मुद्रा में फिएट का मतलब जो होता है वो होता है आदेश। यहाँ पर हम देख सकते हैं फिएट मनी में फिएट जो शब्द है, फियाट शब्द है, फिएट शब्द जो उसका शब्द है
अर्थ है आदेश। तो फियाट का अर्थ होता है आदेश। कहानी चलती रही। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग सिक्के से नोट पर आ गए। सिक्के से नोट पे आने के बाद कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी और लोगों को बड़े बड़े लेन देन की आवश्यकता पड़ने लगी। अब किसी को चाहिए 10,000 रुपए, हाँ उसके पास 10,000 है या नहीं है और दिक्कत हो गया। तो फिर आया साख प्रणाली, यानी कि ऋण प्रणाली आ गया, है ना। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब साख है। चेक, सीधे से कहो चेक या लोन, ये सब क्या है, ये सब साख के उदाहरण हैं। तो अब आ जाती है साख मुद्रा। सबसे पहले क्या हुआ, वस्तु मैंने प्रणाली लाई, बकरी बकरी घोड़ा ये सब दे दा के जो है कहानी चलता था। फिर मुद्रा, धातु मुद्रा का उदय हुआ। फिर पत्र मुद्रा यानी कि कागज वाली मुद्रा का उदय हुआ, है ना। और कागज के बाद हम लोग आ जाते हैं साख मुद्रा पर। साख मुद्रा में हम देखते हैं चेक के माध्यम से, तुमको कोई 10,000 का चेक, 10 लाख का चेक दे दिया, तुम जाके बैंक में जाओ पैसा निकाल लो। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो साख में ये था। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो हमने कहानी देखी है कि ऐसे ऐसे कहानी चली। अब हम लोग आते हैं इकोनॉमी में मुद्रा की परिभाषा पर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं भैया, उसको कुछ चाहिए, हमको कुछ चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारी मांग है तभी हम उससे कुछ मांगने जा रहे हैं, और उसके लिए ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा का उपयोग करते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वो हमें दे रहा है, हम उसको दे रहे हैं, विनिमय हो रहा है। तो हम कहते हैं कि भैया विनिमय का एक माध्यम है मुद्रा। मुद्रा के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, मुद्रा के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं भी हैं। एक विनिमय का माध्यम है, इसको याद रखा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बेस्ट परिभाषा भी कहा जा सकता है कि ये विनिमय का माध्यम है। लेन देन का माध्यम भी इसको कह सकते हैं। और लेन देन भी कहाँ पर, या तो बाजार में खरीदारी के लिए, या फिर ऋण के भुगतान के लिए, किसी से उधार ली हो तो उसको देने के लिए हम लोग जो है मुद्रा का उपयोग करते हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पर दो काम लिखा गया है, या तो खरीदारी या तो फिर किसी को भुगतान करने के लिए। ये सब कहानी होने के बाद हम लोग थोड़ी इकोनॉमी में घुसते हैं। इकोनॉमी में थोड़ा हम लोग घुसेंगे तो हम लोग देखेंगे एक छोटा सा चीज जिसका नाम है लीगल टेंडर। हम लोग देखते हैं कि जो हमारी भारत सरकार है वो पत्र मुद्रा को लीगल टेंडर देती है। जैसे मान लो एक तो नोट आता था भारतीय मनोरंजन बैंक का, वो लोग हम लोग कभी कभी जाते थे किसी दुकान पे दे के कि चलो रात का समय है उसको दे देते हैं, शायद नकली समझ के असली समझ के रख ले, मगर वो नहीं समझता था, मतलब समझ जाता था कि नकली है, भगा देता था हम लोग को। तो उस समय हम लोग को नहीं पता था कि भैया ये सब गवर्नमेंट ने कुछ लीगल टेंडर भी दिया हुआ है आरबीआई को, है ना। आरबीआई भी हम लोग आगे देखेंगे। आरबीआई मान के चलो एक बैंक है, ठीक है, जहां पर सारा पैसा इकट्ठा होता है। तो आरबीआई में कहां पर था, अच्छा, भारतीय मनोरंजन बैंक के द्वारा जो सिक्के मतलब नोट जारी किए जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, उससे हम लोग सामान नहीं खरीद सकते हैं। हम लोग सामान किससे खरीद सकते हैं, वह नोट जो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा जारी किए गए हैं, जिस पर गांधी जी का फोटो तो बना हुआ है वहां पर, जिसके पास उर्जित आर पटेल या रघुराम राजन या बहुत सारे जो हमारे गवर्नर जी हैं, शांतिकांत दास करके कोई है, उन लोग का साइन यहाँ पर होता है। मैं धारक को 1,000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ या 500 रुपये वचन देता हूँ, ये सब। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग इसी नोट को वैलिड मानेंगे। अगर कोई हमारे राज्य के सीमा के अंदर कोई ऐसा है जो कि इस नोट को नहीं स्वीकार रहा है, वो कह रहा है हमको डॉलर चाहिए, तो उस पर केस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही है, बस नोट झुट्टा, सबके पास पैसा रहेगा, है ना। मतलब कोई डॉलर समझ जाता है या फिर कोई मुद्रा लेने से मना कर देता है, कहता है कि नहीं हम अंग्रेज से आए हैं, अंग्रेजी यूएसए से आए हैं, हमको डॉलर दो, तो भगा देगा उसको जो है कि गवर्नमेंट। कहाँ भगा देगा, जेल में भगा देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लीगल टेंडर मिलता है हमारे पत्र मुद्रा को, जिसमें हम कहा जाता है कि हमारे राज्य क्षेत्र के भीतर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लेन देन या ऋण के भुगतान में हमारी मुद्रा के प्रयोग से इनकार नहीं कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना है बस, और कुछ ऊपर नहीं ध्यान रखना है। कि अगर मान लो ये कोई दुकानदार है, आप गए इसको पैसा दिए, वो पैसा रुपए में था, ये कहा कि नहीं हमको डॉलर में चाहिए, आप जाइए 112 मिलाइए, आके इसकी लग जाएगी, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं एक इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल मुद्रा या करेंसी। डिजिटल मुद्रा या करेंसी के बात की जाए तो हम लोग कुछ नाम सुने हैं, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन, यही सब चीज़ों को कहा जाता है डिजिटल मुद्रा यानी कि ई मुद्रा। हमारे पास अभी नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली जैसे मान लो मेरे पास पैसा वैसा हो, तो मैं आपको दिखाऊं कुछ पैसा हमारा निकालता हूँ,
तो भैया हम लोग नॉर्मली किसका यूज़ करते हैं? हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, 200 रुपये का नोटो है हमारे पास, हम लोग नॉर्मली इस नोट का यूज़ करते हैं। अगर हम इसको फाड़-वाड़ दें, इस पर भी कानून बना हुआ है ना? गैर कानूनी है इसको फाड़ना, इसको चूसना, इसका कुछ करना। तो अगर बात करें डिजिटल मुद्रा की, तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि इन सब चीज़ों को डाल दिया जाता है आपकी, मतलब आपके इस फ़ोन में। मतलब ये चला गया इसमें, ओ तेरी की, ये चला गया इसमें, मतलब ये पैसा इसमें नहीं चला गया। हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत डिजिटलीकरण हो जाता है हमारे पैसे का, और हमारा पैसा जो है कि वो मोबाइल में आ जाता है। ठीक है? अब अगर आपको पैसा-वैसा निकालना है या पे करना है, तो आप लोग अपने वाले इस मोबाइल से ही पैसा-वैसा पे करोगे। क्या यूपीआई और जो भी आप लोग पेटीएम वगैरह यूज़ करते हो और जो भी यूज़ करते हो, तो भैया ये सब जो होते हैं, ये होते हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब कि आपके पास ये पेटीएम है और दूसरे पास गूगल पे है। आपने इसको पैसा भेजा, इसको इससे पैसा भेजा, या फिर मान लो आपने अपना पैसा किसी क्यूआर कोड में स्कैन किया और उसके खाते में चला गया, तो हम लोग कहते हैं पैसे का ट्रांसफ़र हो गया है ना? अगर क्रिप्टो की बात की जाए, क्रिप्टो में क्या होता है, वहाँ पर आपका पूरा सब कुछ बैंक से लिंक होता है। अब बैंक से बैंक का पैसा कटता है, परंतु यहाँ पर यूपीआई वाला सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर सिस्टम कुछ अलग होता है। अगर भारत की खुद की बात करें, तो भारत सन 2022 में डिजिटल करेंसी लाता है, और इसका जो कार्यभार है वो आरबीआई को दिया जाता है। इसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपए कहा जाता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या होता है कहानी। CBCDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, जिसको कि हम लोग ई रुपया भी कहते हैं, ये डिजिटल रुपया है जो कि मोबाइल पे होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ई रुपया थोक, एक तो होता है ई रुपया खुरदरा। तो खुरदरा वाला जो खुरदरा या खुदरा, थोक वाला जो होता है वो बैंक व आरबीआई के बीच लेन देन के लिए होता है, और ई खुदरा जो होता है वो आम आदमी के लेन देन हेतु होता है। यानी कि हम लोग जैसे हैं, अगर हम लोग जाते हैं समोसा खरीदने के लिए, और अगर हम लोग किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं समोसा खाने के लिए, और वहाँ पर मान लो कि क्रिप्टो वगैरह अगर वो लेता है, क्रिप्टो पेमेंट को वो लेता है, तो आपके पास अगर क्रिप्टो है तो आप उस समोसे का पेमेंट अपने क्रिप्टो के अकाउंट से कर सकते हो। बस यही है डिजिटलीकरण। अगर आप चाहो कि इसको आपको ये आपको पैसे के रूप में मिल जाए, क्रिप्टो में आपने पैसा लगाया है, तो वो आपको पैसे के रूप में नहीं मिलने वाला है। यही थी कहानी हमारी यूपीआई वाले में, कि पेटीएम में आप जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, ट्रांसफ़र हो रहा है, परंतु निकालना चाहो तो आप इसको नोट के रूप में निकाल सकते हो, है ना? परंतु यहाँ पर अगर देखें ई रुपया को, तो ई रुपया को अगर आप मान लो आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसके वे वॉलेट में चला जाएगा वो, है ना? आपके वॉलेट से उसके वॉलेट में चला जाएगा। और अगर आप चाहो कि इसको ये नोट के रूप में निकाल के लो, तो नोट के रूप में निकाल नहीं सकते उसको, है ना? कि हमको 2 सिक्का मिल जाए, ऐसा कहानी नहीं होता है। तो ये सब कहानी होता है। अब भैया डिजिटल रुपया आया, तो इसका मतलब लाभ कुछ होगा कि नहीं? तो हमको ये फ़ायदा होगा कि अब सिक्का उक्का का कहानी ख़त्म, है ना? सिक्का कहानी ख़त्म, नोट का कहानी ख़त्म, फटने का डर ख़त्म, चोरी होने का डर ख़त्म। चोरी वैसे जैसे क्राइम वगैरह आपके साथ हो सकता है इसमें भी, डिजिटल करेंसी में भी, परंतु ये बहुत ही सिक्योर्ड रहते हैं, इसलिए संभावना कम रहती है। परंतु 10 रुपये 20 रुपये रखे हो जेब में, कौन निकल चला जाए पता ही नहीं चलेगा। ये सब कहानी होता है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि भैया छपाई का खर्च बच गया, है ना? सबसे बड़ी कंजूसी तो यहीं पर हमारी खत्म हो गई। छपाई का खर्च बच गया, फटे पुराने नोट की समस्या खत्म हो गई, नकली नोट की समस्या खत्म हो गई। कि मान लो हम लोग भारतीय मनोरंजन बैंक का सामान जाके, मतलब भारतीय मनोरंजन बैंक का जो नोटवा है, जाके समोसा खरीदने चले गए, वो ले लिया, उसको घाटा हो गया ना। अब मनोरंजन बैंक उसके पास चला गया, अब वो मनोरंजन बैंक का नोट ले जाके जाएगा कहीं सब्जी लेने के लिए, या फिर जाएगा बैंक में देने, तो ई ससुराई का लेके आया है तुम मनोरंजन बैंक, उठा के उसको सब जेल में डालेंगे कि तुम जो है यहाँ पे हम लोग को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, बैंक वाले गधाह बैठे हैं मतलब।
बाकी हम लोग देखते हैं कि काले धन पर भी इसके द्वारा रोक लगा दी गई, मतलब रोक लगाई जा सकती है ना। काला धन मतलब कि काला धन मतलब जिस पर टैक्स न पे किया गया हो, हम लोग जो जुटा उटा घर पे रखते हैं, है ना, अगर बैंक में रखेंगे तो उस पर टैक्स कटेगा, घर पे रख देते हैं हम लोग, उस जो काला धन कहलाता है। यहाँ पर काला धन की समस्या खत्म, क्योंकि सब कुछ डिजिटली है, सब कुछ मोबाइल पे है, तो फिर काला धन वधन कहाँ से आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति की बात की जाए तो मुद्रा की पूर्ति भारत में दो प्रकार से की जाती है। एक तो होती है केंद्रीय बैंकों द्वारा और एक होती है व्यावसायिक बैंकों द्वारा। एक होती है केंद्रीय बैंकों द्वारा, एक होती है व्यावसायिक बैंकों द्वारा। केंद्रीय बैंक को हम लोग देखने वाले हैं आगे। केंद्रीय बैंक क्या है कि भैया प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है सरकार की तरफ से बैंकिंग का कार्य करने के लिए, मुद्रा की छपाई और आपूर्ति करने के लिए। अगर भारत की बात करें तो वो बैंक जो है वो रिजर्व बैंक है। अब सरकार सबको पैसा दे नहीं पाएगी, तो उसने जो है कि बनाना पड़ा उसको एक रिजर्व बैंक, एक बैंक बनाना पड़ा, एक समूह बनाना पड़ा, एक संगठन बनाना पड़ा जो कि पैसे संबंधित जो चीजें हैं उसको मेंटेन करे। ये होता है मुखिया, आरबीआई। यूएसए की बात करें तो फेडरल बैंक है, फेडरल बैंक। जापान की बात करें जापान बैंक है। अब हम लोग देखते वाले हैं आरबीआई को, मुद्रा की पूर्ति, केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक मतलब सरकार की तरफ से बैंकिंग का कार्य करने वाला एक संस्था। और कौन है वो संस्था? वो है रिजर्व बैंक। अब देखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, यानी कि आरबीआई को। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 अप्रैल सन 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, यानी कि अंग्रेजों के शासन के टाइम। अब आरबीआई है क्या? तो ये बैंकों का बैंक है, सरकार के लिए बैंक है। इसके कार्य क्या है ये भी देख लेते हैं। कार्य की बात की जाए तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये करेंसी प्रिंटिंग का ये कार्य करती है। जो नोटवा हमारे पास दिखाया 10 का नोट दिखाया था, वो 10 का नोट जो है वो यही छापती है आरबीआई। और मुद्रा की आपूर्ति और करेंसी निगमन, मुद्रा की आपूर्ति का काम करती है। और हम कह सकते हैं कि ये करेंसी निगमन यानी कि छापना और जारी करना। मुद्रा की आपूर्ति, मान लो कमी पड़ गया हम लोग को भारत में जो है कि ये भगवान सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी तो बैंक के पास आएगी, और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो मुद्रा की आपूर्ति कौन कर देगा? बैंक कर देगा। सरकार के लिए बैंकों के रूप में कार्य करती है। सरकार को पैसा चाहिए, बैंक चाहिए, जाओ रिजर्व बैंक जाओ। यह बैंकों का बैंक है, अंतिम उपाय का ऋणदाता। ये बैंकों का बैंक है। हम पूछेंगे एसबीआई, सेंट्रल बैंक, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, सीबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, आईसीआईसी जो बैंक है। ये जो बैंक है भैया, इन सब का एक मुखिया है जो कि है रिजर्व बैंक, आरबीआई, है ना। इसका घाम पूरा गोबर हो गया यार यहाँ पे। तो वो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिजर्व बैंक है। तो ये बैंकों का बैंक कहा जाता है। यहाँ पर एक तो और कहानी लिखा हूं मैं जो है कि बिटकॉइन की। अच्छा, अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है कि अंत में अगर मान लो कोई बैंक है उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो ये ऋण के रूप में भी कार्य करता है। ऋण देने के रूप में उधार दे देता है कि लो रख लो 10,000 करोड़, है ना। एक तो और कहानी है बिटकॉइन को। तो बिटकॉइन को जो चालू करने वाले आदमी है वो है सातोशी नाकामोतो, जो कि एक अज्ञात है। कि आदमी है कि औरत है कि किन्नर है कि नरबक्षी है, किसी को नहीं पता, बस नाम पता है सातोशी नाकामोतो, जो कि बिटकॉइन, जो कि एक डिजिटल कॉइन है। मैंने देखा इसकी प्राइस, इसका प्राइस है 93 लाख इसका एक बिटकॉइन का प्राइस है। हालांकि आप अगर आपको लेना है तो आप वेबसाइट वगैरह पर जाओ इसके, और वहां से आप इसको ले सकते हो। मान लो आपको क्रिप्टो खरीदना है ना, क्रिप्टो ई डिजिटल रुपीज लेना है मतलब, तो आप क्रिप्टो में चले जाओ, है ना। क्रिप्टो में अपना जो है कि लॉगिन वगैरह कर दो, सत्यापन करा दो। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप इससे जुड़ जाओगे और इसमें जब पैसा इसे डाल दोगे आप,
तो आप क्रिप्टो यूज़ कर सकते हो। ये भी क्या है, एक तरीके से बैंक की तरह है। बस कहानी ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक बैंक।